शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए करते हैं आज के सफर की शुरुआत। और सबसे पहले बात अयोध्या की। अयोध्या के राम मंदिर में अब एक सीईओ होगा, ये सभी जान रहे हैं। इसे लेकर चर्चा कई दिनों से चल रही है। अब ट्रस्ट ने इसके लिए आवेदन मांगे हैं, कई तरह की शर्तें भी लगाई गई हैं। उम्मीदवार का हिंदू होना जरूरी है, राम भक्त होना जरूरी है, देश के कई बड़े मंदिर जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, इनमें सीईओ या प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति होती है। ऐसा ही कुछ अब अयोध्या के राम मंदिर में भी होने जा रहा है। राम मंदिर में अब कैसे काम होगा, कैसे ट्रस्ट मैनेज होगा, इसे लेकर बड़ा फैसला हो चुका है। जिस तरह से राम मंदिर के चढ़ावों में चोरी का मामला सामने आया है, इस बात की मांग होने लगी थी कि पेशेवर विशेषज्ञों के हाथों में मैनेजमेंट की डोर होनी चाहिए। अब अयोध्या के राम मंदिर के लिए सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राम मंदिर में निकली सीईओ की भर्ती। चढ़ावा चोरी के बाद बड़ा कदम। राम मंदिर में स्थायी रूप से फिलहाल कोई सीईओ नियुक्त नहीं किया गया है, बल्कि इसके लिए योग्य अधिकारियों की तलाश की जा रही है। ट्रस्ट ने बकायदा एक लेटर जारी कर आवेदन पत्र मांगे हैं। जो राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनना चाहता है, उसके लिए कुछ योग्यताएं बेहद जरूरी हैं। उम्मीदवार को धर्म से हिंदू होना और राम भक्त होना जरूरी है। कम से कम ग्रेजुएट होना होगा। उम्र 50 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर लेवल के काम में कम से कम 20 साल का अनुभव जरूरी। हिंदी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सीईओ की नियुक्ति शुरुआती 3 साल के लिए होगी। चयनित व्यक्ति को अयोध्या में ही रहना होगा। आवेदन के लिए searchcommittee.srjbt@gmail.com पर मेल करना होगा। बताया गया है कि भीड़ प्रबंधन, मानव संसाधन, आईटी और सुरक्षा मामलों का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। इच्छुक उम्मीदवार 18 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं। 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में नाम फाइनल हो सकता है। हालांकि कितनी सैलरी यानी वेतन मिलेगा, ये बाद में तय होगा। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सीईओ के पद के लिए आवेदन के पत्र जारी किए गए हैं। इसमें उम्र की सीमा रखी गई है 50 वर्षों से लेकर 70 वर्ष तक की। शिक्षा के लिए ग्रेजुएशन की मांग की गई है और साथ ही तनख्वाह के लिए चर्चा के विषय का जिक्र है। महत्वपूर्ण ये कि हिंदू धर्म से होना चाहिए और वैष्णव संप्रदाय भी वांछनीय है, ये बात कही गई है। सीईओ का पद बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूरे राम मंदिर के मैनेजमेंट में ये पद महत्वपूर्ण रहेगा। जब एसआईटी का गठन हुआ था, उस दौरान ही एनडीटीवी ने बता दिया था कि आने वाले दिनों में मंदिर में सीईओ के पद का सृजन किया जाएगा। वैसे राम मंदिर के सीईओ के लिए 3 नामों की चर्चा काफी तेज है। विश्वभूषण मिश्रा, वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ, टीसीएस अधिकारी, मंदिर प्रबंधन का लंबा अनुभव। योगेश्वर राम मिश्रा, अयोध्या के पूर्व मंडलायुक्त और पूर्व आईएएस अधिकारी, अयोध्या की प्रशासनिक और राम मंदिर परियोजना की गहरी समझ। और 3 बजरंग दल लाल बागड़ा, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, नेल्को के पूर्व सीएमडी रह चुके हैं। इन मंदिरों में है सीईओ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम आंध्र प्रदेश, श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी महाराष्ट्र, श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट मुंबई महाराष्ट्र, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा जम्मू कश्मीर, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास वाराणसी उत्तर प्रदेश। वैसे देश के कई बड़े मंदिरों का प्रबंधन किसी कॉरपोरेट या बड़े संस्थान की तरह ही किया जाता है, जिसके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ या प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर पदों पर आईएएस के अधिकारी या मंदिर बोर्ड द्वारा चुने गए पेशेवर विशेषज्ञ तैनात होते हैं। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद अब कोशिश की जा रही है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की व्यवस्था को पारदर्शी किया जाए, बेहतर तरीके से काम हो, ताकि फिर कोई ऐसा मामला ना आए। देखना ये है कि राम मंदिर का पहला सीईओ कौन होगा।
अयोध्या से अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। इस बीच सोमवार को अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी गूंजा। अलग अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। याचिकाओं में चढ़ावा चोरी की कोर्ट निगरानी में जांच, सीबीआई या एसआईटी से जांच, सबूतों को सुरक्षित रखने और मंदिर के वित्तीय लेन देन का फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की गई। देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा यूपी सरकार की तरफ से गठित एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। फिलहाल इस स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी याचिकाकर्ताओं को नहीं दी गई है। सील बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष भार्गव पहुंच गए हैं, जो कि लंबे समय से लीगल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आशीष, अयोध्या मामले को लेकर क्या कुछ याचिकाएं दाखिल हुई थी और क्या कुछ कोर्ट में हुआ? जी देखिए, 4 याचिकाएं थी। सीबीआई की मांग है, कोर्ट की निगरानी में मांग है। शुरुआत में ही जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि हम इस मामले में आगे सुनवाई करेंगे, नोटिस जारी करेंगे। वो चाहते थे केंद्र सरकार, राज्य सरकार को भी नोटिस जारी करना, लेकिन तुषार मेहता अपीयर हुए थे। उन्होंने कहा कि वो राज्य सरकार की तरफ से भी और केंद्र सरकार की भी तरफ से हैं, लेकिन फिलहाल उनको नोटिस ना किया जाए। और हम इस मामले में जाँच चल रही है और जाँच काफ़ी आगे तक आगे बढ़ गई है। हम इसमें रिपोर्ट दाखिल करने को तैयार हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर इन जनहित याचिकाओं में मुख्य रूप से 2 बड़ी मांगे की गई हैं। पहली मांग ये कि घटना से जुड़े तमाम सीसीटीवी फुटेज को तुरंत सुरक्षित किया जाए। दूसरी मांग ये कि इस पूरे चंदा चोरी मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। जो आपकी पिटीशन थी सर, उसमें क्या डिमांड थी? आपने डिमांड में हमारी सीबीआई जांच की मांग थी, जिस पे अभी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन अभी जो कोर्ट ने कहा है वो वही बात करेंगे आपसे कि स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है स्टेट से भी और एसआईटी से। आपको क्या लगता है कि एसआईटी जांच जो चल रही है, क्या वो जांच सही दिशा में नहीं है? सीबीआई जांच करे इस पूरे मामले में? देखिए, एसआईटी जांच सही दिशा में नहीं है, इसीलिए हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक स्वतंत्र संस्था से अगर जांच होगी तो अच्छे तरीके से हो सकती है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच जरूरी है। इन याचिकाओं में वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी की तरफ से दायर एक रिट याचिका, अजय कुमार राय की ओर से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट और अन्य के खिलाफ एक क्रिमिनल रिट याचिका और आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की याचिका शामिल है। इससे पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने इस मामले को तुरंत लिस्ट करने पर जोर देते हुए कहा कि आरोप बहुत गंभीर हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। दिल्ली से आशुतोष भार्गव के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के 3 मंदिर मस्जिद विवादों को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ये तीनों विवाद वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद, मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े हैं। हिंदू और मुस्लिम पक्षों का साफ कहना है कि ये केवल कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि संवैधानिक और मालिकाना हक की ऐतिहासिक लड़ाई है। देश की अदालतों में दशकों से खिंच रहे धार्मिक स्थलों के मुकदमों को क्या आपसी सहमति की मेज पर सुलझाया जा सकता है? देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसी उम्मीद के साथ एक अभूतपूर्व कदम उठाया था। यूपी के 3 सबसे हाई प्रोफाइल धार्मिक विवादों, ज्ञानवापी, श्री कृष्ण जन्मभूमि और संभल जामा मस्जिद मामले को कोर्ट ने 21 से 23 अगस्त 2026 तक होने वाली विशेष लोक अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का मकसद साफ था, लंबी और पेचीदा कानूनी लड़ाई के बजाय दोनों समुदाय आपसी संवाद से किसी सौहार्दपूर्ण नतीजे पर पहुंचे, लेकिन ये कोशिशें नाकाम होती दिखाई दे रही हैं। एनडीटीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों के मुख्य पक्षकारों ने इस मध्यस्थता प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। दोनों पक्षों का साफ कहना है कि वो लोक अदालत के जरिए समझौता नहीं चाहते, बल्कि इस मामले का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से कानूनी और संवैधानिक आधार पर ही होना चाहिए। ये बाध्यकारी नहीं है, एक आमंत्रण है जिसको हम लोगों ने
तय किया है कि अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद इसमें किसी भी स्तर पे इस तरह के सहमति के आधार पर मुकदमों के निस्तारण के लिए नहीं जा रही है। लोक अदालत में कोई हल ही नहीं हुआ है और न हल होने वाला है, ये कभी संभव नहीं है। पक्षकारों की इस दलील के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि ये मामले केवल किसी एक धार्मिक इमारत या शहर तक सीमित नहीं है। इनके फैसलों और कानूनी व्याख्याओं के साथ देश की एक बड़ी आबादी और दोनों समुदायों का भविष्य जुड़ा है। 21, 22 और 23 को इसमें सुप्रीम कोर्ट में डेट है। अब मानिए सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या आगे दिशा निर्देश देते हैं, क्या आगे करते हैं, ये देखा जाएगा। तो समझौता क्या है, वहाँ तो मस्जिद मौके पे बनी हुई है, नमाज हो रही है, तो वो तो मौके पे है ही सब लोग, और सन 1526 से बनी हुई है जैसा कि हिस्टोरिकल उसका बताता है। जहां मुस्लिम पक्ष उपासना स्थल अधिनियम 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अपनी मुख्य ढाल बना रहा है, वहीं हिंदू पक्ष ऐतिहासिक साक्ष्यों और सर्वेक्षणों के आधार पर अपने दावों पर अड़ा हुआ है। ये मामला कभी भी, चाहे वो काशी का हो, मथुरा का हो, संभल का हो या कोई भी हो, न हिंदू पर समझौता करेगा और न मुस्लिम पर कर सकता है। हमारा था मंदिर है, मंदिर रहेगा, इस पे हमें समझौता नहीं करना है। मंदिर ईश्वर का स्वरूप, स्टेटस, नेचर आप नहीं बदल सकते हैं। संभल में पिछले दिनों हुए सर्वे के बाद उपजे तनाव ने ये भी साफ कर दिया कि जमीनी स्तर पर हालात कितने संवेदनशील हैं। लोक अदालत के माध्यम से मुस्लिम भाइयों को आगे आकर के और इस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए कि यह भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, यहाँ पर मंदिर बने। अब जबकि दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट की इस मध्यस्थता पहल से दूरी बना ली है, तो ये तय हो गया है कि बातचीत का रास्ता बंद है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाइयों पर टिकी है, जहां देश के इन सबसे बड़े धार्मिक विवादों का अंतिम फैसला कानून की कसौटी पर ही तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने हाल ही में गौरी स्प्रैट के साथ अपनी तीसरी शादी की, लेकिन अब इस शादी पर देश की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने इस शादी को सीधे लव जिहाद से जोड़ दिया है। उन्होंने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर तक कह डाला और हिंदू समाज से उनकी फिल्में ना देखने की अपील कर डाली। बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अभिनेता आमिर खान की निजी जिंदगी एक बार फिर राजनीतिक अखाड़े का केंद्र बन गई है। हाल ही में उन्होंने गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी शादी रचाई। इस शादी को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि महाराष्ट्र की सियासत में इस पर बवाल मच गया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नितेश राणे ने इस विवाह को धार्मिक रंग देते हुए एक बेहद विवादित बयान दे डाला। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे, इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो इनके मूवीज देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए। नितेश राणे के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में एक नया भूचाल ला दिया। इस बयान पर AIMIM नेता वारिस पठान ने तीखा पलटवार किया। वारिस पठान ने आरोप लगाया कि नितेश राणे का असली निशाना आमिर खान नहीं बल्कि देश के मुसलमान हैं और वो सिर्फ नफरत फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। दिल के अंदर नफरत भरा हुआ है ना, नफरत भरा जहर जो मुसलमानों के लिए है ना, वो ऐसे ऐसे अल्फाजों से आता है सर। अरे भाई, अगर एक इंसान है, उसकी उम्र हो गई है, शादी करना चाहता है, कर रहा है, तुमको क्या तकलीफ है? तुमको क्यों जलन हो रहा है भाई? तुम्हारे पेट पे क्यों दर्द हो रहा है? तो ये सब बात करके देखो, इनका टारगेट आमिर खान नहीं है, टारगेट मुसलमान है। ये पहली बार नहीं है जब आमिर खान दक्षिणपंथी संगठनों या नेताओं के निशाने पर आए हैं, लेकिन इस बार उनकी तीसरी शादी को सीधे लव जिहाद के नैरेटिव से जोड़ने पर बहस छिड़ गई है। AIMIM के अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उसको एक बोलने की स्टाइल है उसकी, जानबूझ के मुसलमानों के खिलाफ वो बोलता रहता है। कहाँ आमिर खान और कहाँ आप? लव जिहाद क्या होता है? भारत में कॉन्स्टिट्यूशनली हर व्यक्ति को इंडिपेंडेंट किसी भी संप्रदाय में शादी विवाह की इजाजत है, तो संवैधानिक रूप से तो गलत नहीं है। फिर नीतीश राणे ऐसी नफरती सांप्रदायिक बात क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनका एजेंडा है।
नितेश राणे खुलेआम हिंदू समाज से आमिर खान का बहिष्कार करने और उनकी फिल्मों को न देखने की अपील कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दल इसे आगामी चुनाव से पहले समाज के ध्रुवीकरण की एक सोची समझी कोशिश करार दे रहे हैं। आमिर खान की तरफ से फिलहाल इस पूरे सियासी विवाद पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन एक सुपरस्टार की शादी पर शुरू हुई ये जंग अब पूरी तरह से हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति में तब्दील हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि इस विवाद की आग कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए बढ़ते हैं आगे। बात बैंकॉक की। दर्जनों लोग मौज मस्ती और खाना खाने के लिए एक पब में आए थे, लेकिन वहां ऐसी आग लगी कि 27 लोगों की मौत हो गई। धुएं की जहरीली चादर ऐसी फैली कि लोगों की जान चली गई। रविवार रात थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुए अग्नि तांडव की तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। त्राहिमाम मचा है, चीख पुकार मची है, लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन ये धधकती आग किसी राक्षस की तरह इनका पीछा कर रही है, इनकी जान लेने पर आमादा है। ये किसी जंग का मैदान नहीं जहां बमबारी से तबाही मची, बल्कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, जो अपनी चकाचौंध भरी लाइफस्टाइल, अपने बार रेस्टोरेंट के लिए मशहूर है। लेकिन रविवार रात यहाँ जो हुआ वो दहलाने वाला था। एक पब में ऐसी आग लगी कि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बैंकॉक के पब में आग का तांडव, आग में जलकर 27 लोगों की मौत। पब का टॉयलेट बना मौत का ताबूत। बताया जा रहा है कि पहले चिंगारी उठी, फिर जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद आग ने पूरे पब को घेर लिया। घटना रविवार रात की है। बैंकॉक का रोंग बियर ना लात प्राओ पब आग की चपेट में आ जाता है। जैसे ही आग लगी, लोग भागने लगे। कुछ लोग टॉयलेट की तरफ भागे, लेकिन वो टॉयलेट में फंस गए। घने धुएं के चलते लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि हादसे की सूचना के 5 मिनट के अंदर ही आपातकालीन टीमें पहुंच गईं, लेकिन आग तब तक पूरी इमारत में फैल चुकी। अंदर जाने में रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किल करनी पड़ी। अंदर भगदड़ मची थी। बताया जा रहा है कि करीब 100 लोग अंदर थे। कुछ बाहर निकल पाए, कुछ अंदर ही फंसे रह गए। ये हादसे के बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, सिर्फ जला हुआ सामान दिख रहा है। घटना के फौरन बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि कई पीड़ितों को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। बचाव दल को कई के शव पब के पिछले हिस्से में बने टॉयलेट में मिले। वैसे ये पहला मौका नहीं है, बैंकॉक में पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं। 1 जनवरी 2009 को बैंकॉक के सेंटिका नाइट क्लब में नए साल के जश्न के दौरान लगी आग में 66 लोगों की मौत हुई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 2022 में बैंकॉक के दक्षिण में एक कस्बे के पब में आग लगने से 22 लोगों की मौत हुई थी। 2024 में बैंकॉक के मशहूर चातुचक ओपन एयर मार्केट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 1000 जानवरों की मौत हो गई थी। फिलहाल यह हादसा कैसे हुआ, इसके कारणों की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं कोलकाता से खबर, जहां एयरपोर्ट के अंदर एक मस्जिद को लेकर विवाद गर्मा गया। एयरपोर्ट परिसर के भीतर मौजूद 136 साल पुरानी ऐतिहासिक बांकरा मस्जिद में नमाज और बाहरी लोगों की एंट्री पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने इस फैसले को देश की आंतरिक और सीमा सुरक्षा से जोड़ते हुए साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
कोलकाता एयरपोर्ट की जमीन पर मौजूद 136 साल पुरानी बांकरा मस्जिद, लेकिन अब यहां एंट्री बैन कर दी गई है। नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी गई है और एयरपोर्ट पर रनवे विस्तार के लिए NSCBI ने शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू की है। इसकी एक वजह है इस मस्जिद की रनवे से बेहद नजदीकी। यह मस्जिद एयरपोर्ट के सेकेंडरी रनवे से महज 165 मीटर की दूरी पर मौजूद है, जो विमान संचालन के लिए बेहद संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र माना जाता है। अब तक नमाजियों को बिना किसी कड़े बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या बायोमेट्रिक पास के हवाई अड्डे के इस सुरक्षित हिस्से में जाने की अनुमति मिल रही थी, जिसे सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा लूपहोल माना गया। दमदम हवाई अड्डे के रनवे आधुनिकीकरण और विस्तार योजना में यह मस्जिद एक बड़ी बाधा बन रही थी, जिसकी वजह से दोनों रनवे का पूरी तरह उपयोग नहीं हो पा रहा था। सुरक्षा और विकास को देखते हुए सरकार अब इस 136 साल पुरानी मस्जिद को किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। कोलकाता एयरपोर्ट के ऊपर जो बांकरा मस्जिद है, उसकी जो एंट्री है यहीं से है। हर जब जुम्मे के दिन जब यहाँ पे नमाज देने के लिए लोग आते हैं, वहाँ पे CISF यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी चेक करके आधार कार्ड देख के फिर ही लोगों को अंदर लेके जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों से ये रेनोवेशन के काम के वजह से यहाँ पे नमाज अदा करना बंद किया गया है और पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से ये भी जारी किया गया है कि शायद ये मस्जिद यहाँ से हटाया दिया जाएगा, क्योंकि ये जो है सेकेंडरी रनवे को ब्लॉक करके रखा है और जो कोलकाता एयरपोर्ट का जो एक्सपेंशन प्लान है उसमें ये एक ब्लॉकेड कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हाँ, जो मस्जिद था वहाँ कोई औचित्य नहीं था रानवे के अंदर, जानबूझकर उसको करने दिया जाता था। उन्होंने नमाज भी बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि वो जगह खाली कर देंगे वो लोग कि रानवे का काम एक्सटेंशन हो और सुचारू रूप से चले। तो आज हमारी सरकार बनी है, हमारी सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर विश्वास ही नहीं करती। मॉस्क किसी दूसरी जगह पे बनाया जाएगा तो इसमें क्या दिक्कत बड़ी बात है। मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं इसको खिलाफ हूँ। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी सरकार जो कर रहा है वो जबरदस्ती है। इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया है। उनका तर्क है कि बिना आम सहमति बनाए अचानक से नमाज रोकना और पास रद्द करना गलत है। अब देखना होगा कि इस मामले पर और कितनी राजनीति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब बात पहाड़ों पर आसमानी आफत की, जहां खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। पहाड़ ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो रहे हैं। बादल फटने के बाद सैलाब आ रहा है। भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। ऐसे कई घर तबाह हो गए हैं। लोग काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कहीं दरकते पहाड़ तो कहीं उफनती नदियां। पहाड़ों पर इस समय प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे में कुदरत ने भीषण तबाही मचाई है। भारी बादल फटने के बाद कुमे नदी ने विकराल रूप ले लिया है, जिससे कई घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। ये कुमे नदी का जल स्तर है जो खतरे के निशान को पार कर चुका है। सैलाब का इतना भयानक रूप कि इलाके के लोग दहशत में हैं। निचले इलाकों में रहने वाले सैकड़ों लोग प्रभावित हुए। बाढ़ का पानी घरों में घुसने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया और कई घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सड़कों के कटाव और संचार व्यवस्था ठप होने से राहत कार्य में बड़ी बाधा आ रही है। जिला प्रशासन और बचाव दल मौके पर मौजूद हैं,
और प्राथमिकता सुरक्षित स्थानों पर फंसे लोगों को निकालने की है। फिलहाल मौसम का मिजाज देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की कड़ी चेतावनी दी है। ये तस्वीरें कुल्लू की हैं। लगातार बढ़ रहे नदी के जल स्तर और तेज बहाव ने इलाके में तबाही मचा दी है। नदी का कटाव इतना बढ़ गया है कि इस बहाव में एक पुलिया बह गई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। जब अचानक पहाड़ दरकने लगे, देखते ही देखते भारी भरकम चट्टानें ताश के पत्तों की तरह सड़क पर आ गिरी। मंजर ऐसा था कि देखने वालों की रूह कांप गई। हिमाचल की लाइफलाइन कहा जाने वाला नेशनल हाईवे 5 मौत का रास्ता बन गया। मलबे के गिरने की गूंज इतनी भयावह थी कि मौके पर मौजूद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जान बचाने के लिए हर कोई सुरक्षित स्थान की ओर भागता हुआ दिखा। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, लेकिन हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। घटना के बाद से हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। लेकिन कुदरत के इस कहर ने एक बार फिर पहाड़ी रास्तों पर सफर करने वालों के मन में डर पैदा कर दिया है। अब असम के लखीमपुर की तस्वीरें देखिए। घर उजड़ चुके हैं, खेत खलिहान सब तबाह हो चुके हैं। घुटने से ऊपर चढ़ा ये पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। चारों तरफ हाहाकार है, लेकिन सरकारी मदद की पहुंच अभी भी इस पानी की रफ्तार से धीमी है। इस तरह से कई पहाड़ी इलाकों में तबाही मची हुई है। कहीं लैंडस्लाइड हो रहे हैं तो कहीं नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार अब जमीन से नहीं आसमान से भी पर्यटन की उड़ान भरने जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ कर दिया है। अब आम लोग भी किफायती दरों पर हेलीकॉप्टर और एयर टूरिज्म का रोमांच महसूस कर सकेंगे। पटना, राजगीर, वाल्मीकि नगर और कैमूर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए हवाई सेवाएं शुरू की गई हैं। आज से बुकिंग शुरू हो गई है, जबकि 18 जुलाई से वीकेंड उड़ानें संचालित होंगी। सरकार का दावा है कि इस पहल से पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी, निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बनेंगे और बिहार की पहचान वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत होगी। बिहार अब पर्यटन को नई ऊंचाई देने की तैयारी में है। हम अपने चीजों को, हम बिहार के लोगों से जरूर आग्रह करें, हम स्वयं मार्केटिंग करें, क्योंकि हम ब्रांड एम्बेसडर जब तक नहीं बनेंगे बिहार के, तब तक बिहार नहीं बदल सकता। ये 14 करोड़ बिहारियों का दायित्व है, ये सरकार सिर्फ नहीं कर सकता। आज हेली टूरिज्म, एयर टूरिज्म, होम स्टे कार्यक्रम और कई चीजों की शुरुआत पूरे बिहार में हुआ है। मैं शुभकामना देते हुए पर्यटन विभाग को आगे और तेज गति से काम करिए। और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे सिर्फ NDTV इंडिया पर। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।